हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। सीबीएसई का सैंपल पेपर सॉल्व कर रहे थे। आज आखिरी पार्ट है, पार्ट नंबर 3। तो आज के 20 एमसीक्यू में से देखते हैं क्लास आपके कितने मार्क्स आते हैं। और ए टू जेड हर एक क्वेश्चन क्लास आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ध्यान समझना क्लास और एंड तक वीडियो देखना ताकि आपका कोई भी क्वेश्चन छूटे ना। ओके, तो अभी रिवीजन जो है क्लास वो आपका बिल्कुल एंड स्टेज पे है। आई होप क्लास आप अच्छे से अब सारे क्वेश्चन का आंसर दे पाओगे। असर्शन, रीजन, स्टेटमेंट बेस्ड और आज एक केस बेस्ड क्वेश्चन भी देखेंगे, तो ध्यान समझना, वीडियो एंड तक देखना। स्टार्ट करो। सबसे पहला क्वेश्चन 41। असर्शन क्या दिया है? डिमांड डिपॉजिट्स आर कंसिडर एज अ कन्वीनियंट मोड ऑफ पेमेंट फॉर एग्जीक्यूशन इवन द हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन। तो जो डिमांड डिपॉजिट है वो कन्वीनियंट है हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन के लिए भी। ओके, तो स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू है। डिमांड डिपॉजिट आर नॉन विड्रॉलेबल, नॉन विड्रॉएबल। अरे बेटा नहीं, डिमांड डिपॉजिट तो चेकेबल डिपॉजिट होता है, जब मर्जी तब आप उस पैसे को बैंक से निकाल सकते हो, नाम ही डिमांड डिपॉजिट है। तो जब डिमांड करोगे तब आप पैसा निकाल सकते हो, यानी कि दूसरा स्टेटमेंट गलत है। तो वो कौन सा ऑप्शन है क्लास जहां पे लिखा हुआ है ए ट्रू आर फॉल्स? सी। तो यानी क्लास 41 क्वेश्चन का सी ऑप्शन करेक्ट है। पहला ऑप्शन ट्रू है, दूसरा फॉल्स। अगर आपको लगे कि मैं जल्दी आंसर दे देता हूं तो आप वीडियो पॉज करके खुद भी क्वेश्चन को पढ़ सकते हो, टाइम ले सकते हो, उसके बाद आप आंसर दे सकते हो। चूज द करेक्ट ऑल्टरनेटिव टू फिल इन द गिवन ब्लैंक ए और बी। तो ये ए ऑप्शन है, ये बी है। लो प्रोडक्शन, अगर प्रोडक्शन लो होगा तो ये कुछ यहाँ पे मिसिंग है। ऑब्वियस है क्लास, एक गलती है सीबीएसई के सैंपल पेपर में, तो यहाँ पे इनको पूरा लिखना चाहिए था, इन्होंने लिखा नहीं, पता नहीं क्या। और फिर उससे क्या होगा, तो लो प्रोडक्शन से क्या होगा और फिर क्लास आपको आगे बताना है। तो आप देखो क्लास क्या देखा है। लो प्रोडक्शन से लो लेवल ऑफ इनकम होगी, लो इन्वेस्टमेंट होगी, लो मोबिलाइजेशन ऑफ सेविंग होगा, या लो लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट। सबसे पहला आप मुझे बता दो, अगर प्रोडक्शन लो है, अगर प्रोडक्शन लो है तो भाई सीधी सी बात है इनकम ही लो होगा ना। इनकम लो होगा और लो लेवल ऑफ इनकम होगा तो सेविंग भी लो होगी, लो सेविंग होगी तो लो इन्वेस्टमेंट होगा, यानी कि ए ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। अगर प्रोडक्शन यहां पे दिखा रहा है कि लो प्रोडक्शन है, तो लो प्रोडक्शन है तो लो इनकम है, लो इनकम है तो ये लो सेविंग्स ही लिखा हुआ है, मैं देख पा रहा हूं यहाँ पे सेविंग्स है। लो सेविंग्स होगा तो बचत ही कम होगी तो इन्वेस्टमेंट भी कम होगा। तो इस क्वेश्चन का तो ठीक ऑप्शन है क्लास ए। Miss Ramanpreet has started a new business venture. She intends to spend a huge amount towards on the job training. वर्कर की ट्रेनिंग पे काफी पैसा वो खर्च करने का सोच रही है और करती भी है। Of her workers before putting them into work, it exhibits the right step in the direction of human capital formation sport. Which of the following does not directly contribute to the process of human capital formation by Miss Ramanpreet? तो कौन सा जो है क्लास इनमें से कौन सा वो है पॉइंट या कौन सा ऐसा स्टेप है जो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन पे डायरेक्टली कंट्रीब्यूट नहीं करेगा? अच्छा, एक मुझे बात बताओ, अगर वो ऑन द जॉब ट्रेनिंग देती है तो ऐड होगा स्किल्स एंड एक्सपर्टाइज। ऑब्वियस है क्लास, वो अगर ट्रेनिंग लेंगे तो उनकी स्किल्स बढ़ेगी, उनकी जो एक्सपर्टाइज है वो बढ़ेगा, एफिशिएंसी बढ़ेगी, वो रिसोर्सेज को वेस्टेज नहीं करेंगे। इंश्योर जेंडर इक्विटी, तो बेटा यार इस चीज का कोई सेंस नहीं है कि अगर आपको ट्रेनिंग दी जा रही है किसी पर्टिकुलर काम की तो उसे जेंडर इक्विटी आए, ये बड़ा मुश्किल है। इंक्रीज आउटपुट, सीधी सी बात है, ट्रेनिंग दी जा रही है, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। तो कौन सा नहीं है क्लास? ऑप्शन नंबर सी जो है वो नहीं है। यहाँ पे ये चीज कोई इंप्रूव नहीं हो रहा है। सपोज द बैलेंस ऑफ ट्रेड of a nation exhibit a surplus of 20,000 crore. The import of merchandise of is the half of the export of merchandise to the rest of the world. The value of export would be. अच्छा, एक मुझे बात बताओ, बैलेंस ऑफ ट्रेड जो है वो सरप्लस में है, तो यानी कि एक्सपोर्ट में से इंपोर्ट घटाएंगे तो तुम्हारा 20,000 आएगा। और आगे लिखा है क्लास कि क्या हाफ है? हाफ ऑफ द एक्सपोर्ट, इंपोर्ट आधा है, तो जो इंपोर्ट है वो एक्सपोर्ट का आधा है। तो आप मुझे बताओ, क्या पूछा है आपको, एक्सपोर्ट कितना होगा? तो एक्सपोर्ट कितना होगा, ये चारों में से कोई एक आंसर होगा। मैं मान लेता हूं एक्सपोर्ट 30,000 है, एक्सपोर्ट मान लेता हूं मैं 30,000 है, तो इंपोर्ट आधा, तो 30 में से 15 घटाऊंगा तो 20 तो आएगा नहीं, तो पहला ऑप्शन गलत हो गया। दूसरा है, अगर मैं एक्सपोर्ट को 40 मान लूं तो इंपोर्ट इसका आधा, 40 का आधा कितना होता है 20, और 40 में से 20 जाएगा तो कितना बचेगा क्लास? यहाँ पे 20,000 बच जाएगा। तो यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट है। 44 क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, यानी कि एक्सपोर्ट 40 होगा तो इंपोर्ट उसका आधा 20 होगा, और एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट जो सरप्लस आ जाएगा वो भी आपका आ जाएगा कितना? 20,000 करोड़। ओके, नेक्स्ट स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2। Government of India adopted trickle down approach to alleviate poverty to the benefit of last man at the
एंड ऑफ द पैरामिड। बट इसमें क्या होता है क्लास की, एक पैरामिड आपको पता है ऐसा ही पैरामिड होता है, सबसे अमीर लोग जो है वो सबसे ऊपर रहते हैं। तो सरकार का मानना है अगर सबसे अमीर लोगों का डेवलपमेंट किया जाएगा तो इनसे छिटक छिटक के जो इनका भी भला होता जाएगा, इनसे इनका भला होगा, इनसे लास्ट में जो अनएम्प्लॉयड लोग हैं, जिनके जो गरीब लोग हैं, पढ़े लिखे कम हैं, उन सब का भी भला होगा। मतलब अगर ऊपर वालों का भला हो जाए तो जैसा अभी चल रहा है क्लास यहाँ पे, क्या जो टॉप मोस्ट रिच पर्सन है लोग इंडिया के, उनके फायदे के लिए सरकार पॉलिसीज जो है वो कहीं ना कहीं बना रही है, और उनका अगर फायदा हो रहा है, जो टॉप मोस्ट लोग हैं अगर उनका फायदा हो रहा है तो जाहिर सी बात है उनके फायदे से जो नीचे लेवल के लोग हैं वो भी फायदा। जैसे एग्जांपल, अगर कोई इंसान ज्यादा कमाएगा तो वो खर्च भी ज्यादा करेगा, उससे खर्चा जो है वो किसी और की इनकम बनेगा। लेकिन ये जो ट्रिकल डाउन अप्रोच है ना क्लास, ट्रिकल डाउन अप्रोच जो चपटा हुआ नीचे से है, गरीब लोग ज्यादा है अमीर लोग कम है, इस अप्रोच को फेल जो है माना जाता है। फेल नहीं किया, मतलब काम नहीं किया, बहुत हद तक क्लास से फेल ही हो गया। एम्पिरिकल डेटा ओवर द ईयर दैट शोन दैट ट्रिकल डाउन अप्रोच थ्योरी डिड नॉट टेल्ड रिजल्ट इन इंडिया। तो क्लास वो रिजल्ट इन्होंने नहीं दिया जो ट्रिकल डाउन अप्रोच को देना चाहिए था। यानी कि इस अप्रोच से गरीबी को हटाने के लिए सरकार ने प्रोग्राम तो बनाया, लेकिन उससे क्लास कोई खास फायदा नहीं हुआ। फिर उसके बाद सरकार को पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम बनाना पड़ा। यानी कि 45 क्वेश्चन का ए ऑप्शन बिल्कुल ट्रू है। 46. If the receipt and payment of the current account are equal each other, it depreciate a situation of current account surplus. अरे भैया गलत है, जब पहला ही गलत है, ऑप्शन ए ही अगर फॉल्स है तो जाहिर सी बात है 46 का डी ऑप्शन है करेक्ट हो जाएगा। मैंने आपसे कहा था ना, असर्शन रीजन में अगर एक गलत हो जाए, असर्शन रीजन वाले क्वेश्चन में अगर एक गलत हो जाए तो जाहिर सी बात है दूसरा पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। पहला सही है तो दूसरा पढ़ना पड़ेगा, बट पहला गलत है तो सीधा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अब अगर दूसरा गलत है मान लो तो ऑप्शन नंबर सी। दोनों सही है तो ए और बी दोनों में से कोई भी हो सकता है। सही रीजन है नीचे वाला ऊपर का तो ए, अदरवाइज बी। तो यहाँ पे जो पहला ऑप्शन है वो साफ गलत है बेटा। अगर रिसीट पेमेंट दोनों बराबर होगा तो इक्विलिब्रियम होगा, सरप्लस थोड़ी होगा। दूसरा सही क्या है, अ सरप्लस करंट अकाउंट मींस दैट नेशन इज लेंडर्स टू अदर कंट्री एंड डेफिसिट करंट अकाउंट मींस दैट द नेशन इज बोरोवर। डेफिसिट अगर है इसका मतलब क्या, हम कर्जे में हैं। सरप्लस मतलब क्या है क्लास, हमारा पैसा किसी और के पास है और वो कर्जे में है। ठीक है, हमने कर्जा दे रखा है। तो दूसरा सही है बिल्कुल, पहला गलत है। आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। रेस्ट्रिक्टिव पॉलिसी ऑफ कमोडिटी प्रोडक्शन। भैया जो रेस्ट्रिक्टिव पॉलिसी है ऑफ कमोडिटी प्रोडक्शन का, सरकार का जो रेस्ट्रिक्टिव पॉलिसी है, एंड ट्रेड एंड टैरिफ परस्यू बाय द कॉलोनियल गवर्नमेंट। बेटा कॉलोनियल रूल मतलब क्या है, सरकार ब्रिटिशर्स के टाइम पे एडवर्सली अफेक्ट द स्ट्रक्चर ऑफ कॉम्पोजिशन एंड वॉल्यूम ऑफ इंडियाज फॉरेन ट्रेड। तो ये एडवर्सली अफेक्ट किया इसने जो वॉल्यूम ऑफ फॉरेन ट्रेड को। तो ये बिल्कुल ठीक है क्लास कि हमारा जो फॉरेन ट्रेड का वॉल्यूम है उसको एडवर्सली अफेक्ट किया सरकार की जो ट्रेड पॉलिसी थी, जिसकी वजह से सरकार कहती थी आप यहाँ पे प्रोडक्शन मत करो, सारी चीजें बाहर से इंपोर्ट करो, तो इसने एडवर्सली अफेक्ट किया। तो ये तो स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। ओके, effective trade policy of the commodity production, trade and tariff pursued by the colonial government favorably affected। बट favorably affect नहीं किया, सरकार की जो पॉलिसीज थी उसने हमें नुकसान पहुंचाया, फायदा कुछ नहीं पहुंचाया। लिबरल पॉलिसी ऑफ कमोडिटी प्रोडक्शन, बेटा लिबरल पॉलिसी तो थी ही नहीं कॉलोनियल गवर्नमेंट प्रोडक्शन की कि आप लिबरल हो, आप अपने हिसाब से बना सकते हो, ऐसा नहीं था। रेस्ट्रिक्टिव पॉलिसी ऑफ कमोडिटी प्रोडक्शन, ट्रेड एंड टैरिफ परस्यू बाय द कॉलोनियल गवर्नमेंट फेवरेबली, बेटा फेवरेबली नहीं एडवर्सली इफेक्ट किया था। तो पहला ऑप्शन करेक्ट है। 47 का जो ए ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट है। 48 मैच दी फॉलोइंग सिचुएशन द फॉलो। आपको मैच करना है क्लास, तो बहुत सिंपल है, आप आराम से मैच कर भी सकते हो। देखो जरा क्या होगा इसका। माइग्रेशन, तो माइग्रेशन का क्या होता है, माइग्रेशन से क्या होता है, ब्रेन ड्रेन। माइग्रेशन से क्या होता है क्लास, ब्रेन ड्रेन। लो लेवल ऑफ एकेडमिक स्टैंडर्ड, अगर आप पढ़े लिखे कम हो, और पॉपुलेशन हाई ग्रोथ रेट, लैक ऑफ प्रॉपर मैन पावर प्लानिंग। तो देखते हैं क्लास, रिड्यूस पर कैपिटा इकोनॉमिक ग्रोथ और इम्बैलेंस बिटवीन डिमांड एंड सप्लाई ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज। ठीक है, तो बेटा एक बात बताओ, अगर एकेडमिक स्टैंडर्ड आपका लो है, आप पढ़े लिखे कम हो, तो यानी कि जो रिक्वायरमेंट कंपनी में होगी वो रिक्वायरमेंट आप पूरी नहीं कर पाओगे। समझ रहे हो, कंपनी में जो रिक्वायरमेंट होगी वो आप पूरी नहीं कर पाओगे। यानी कि ये मिस मैच हो जाएगा, मिस मैच बिटवीन रिक्वायर्ड स्किल्स और एकेडमिक स्टैंडर्ड्स। ठीक है, मिस मैच बिटवीन रिक्वायर्ड स्किल्स एंड एकेडमिक स्टैंडर्ड्स। अच्छा लैक ऑफ मैन पावर प्लानिंग। अच्छा, मैन पावर का मतलब तो ह्यूमन रिसोर्स होता है, और पॉपुलेशन हाई ग्रोथ रेट, पॉपुलेशन बढ़ रहा है तो क्या होगा, रिड्यूस पर कैपिटा इकोनॉमिक ग्रोथ। तो आप देख लो कौन सा, ए का थर्ड, तो ए का थर्ड तो यार बी ऑप्शन ही करेक्ट दिखा रहा है। बी का फोर्थ है, ठीक है, बी का फोर्थ है। सी का फर्स्ट है, सी का फर्स्ट ठीक है। डी का सेकंड, डी का सेकंड ठीक है। यानी कि ए ऑप्शन, सॉरी बी ऑप्शन करेक्ट है। वैसे भी ए का थर्ड अगर आपको पता है सही है, फिर तो आपको बाकी चेक करने की जरूरत ही नहीं है, आपको पता है ए का थर्ड पक्का है, आपको पता है, तो बी ऑप्शन करेक्ट है 48 का।
डियर लर्नर्स, आई होप आप सबकी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से चल रही होगी, लेकिन जो भी डाउट्स आपके आते हैं क्लास, उस डाउट्स को सॉल्व करने के लिए अनअकैडमी लेके आए एक फीचर, आस्क डाउट फीचर, जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ डाउट्स ही नहीं, 24/7 आप डाउट्स पूछ सकते हो। इंस्टेंट वीडियो क्लास, जो हाई क्वालिटी वीडियो रेजोल्यूशन में आपको इंस्टेंट सॉल्यूशन भी मिलेगा, और साथ में ही क्लास आपको एक मौका मिलेगा जहां जीत सकते हो आप 15 डेज का अनअकैडमी का प्लस सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री। ये ऑफर 15 से 21 मार्च के लिए वैलिड है सीबीएसई 6 to 12, और क्लास जो एमएच बोर्ड है वो 9 to 12, और एनटीएससी फाउंडेशन के लिए। करना क्या है क्लास, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहां जाकर अनअकैडमी का ऐप डाउनलोड करना है, मेरा कोड यूज करना है क्लास SPA10 फ्री में अनलॉक करने के लिए। जैसे ही होम स्क्रीन पे आप देखोगे तो आपको आस्क डाउट फीचर मिलेगा, जैसे आप उस पर क्लिक करते हो आपको ऑप्शन आएगा क्लास इमेज लेने का, तो आप अपनी गैलरी से इमेज अपलोड कर सकते हैं, और क्रॉप करके जैसे आप इमेज अपलोड करेंगे, सब्जेक्ट चूज करना केमिस्ट्री, मैथ्स, फिजिक्स जो भी आपका सब्जेक्ट है, और आपको तुरंत ही इंस्टेंटली क्लास क्या मिल जाएगा, वीडियो सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो जाओ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर चेक करो, मेरा कोड SPA10 है, और क्लास आज ही ऑफर का क्लास लाभ उठाओ। सीबीएसई के सैंपल पेपर में एक इन्होंने गलती कर दी। क्या गलती कर दी, इन्होंने एक क्वेश्चन दिया 49 वाला, और वो क्वेश्चन था बेस क्लास एक पर्टिकुलर डाटा पे, यानी कि बजट पे, लेकिन इन्होंने वो बजट सही से दिखाया ही नहीं। तो यहाँ पे 49 से लेकर 54 तक जितने भी क्वेश्चन हैं, 49, 50, 51, 52, 53, 54, छह के छह क्वेश्चंस इनको पूछने चाहिए थे, लेकिन क्लास एक इनकम्प्लीट क्वेश्चन दे दिया सीबीएसई ने। मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे मान लो ये क्वेश्चन है, ठीक है, एक बजट, हालांकि क्वेश्चन कुछ भी नहीं था, मैं आपको दिखाऊंगा कि इस तरह क्वेश्चन कैसे बनाते हैं। क्वेश्चन कुछ भी नहीं, क्वेश्चन बहुत आसान था, लेकिन इन्होंने क्वेश्चन को इनकम्प्लीट दे दिया, अदरवाइज 6 में से 6 नंबर कहीं नहीं गए। इन्होंने टैक्स रेवेन्यू दे दिया, नॉन टैक्स रेवेन्यू दे दिया, कैपिटल रिकवरी ऑफ लॉन, डिस इन्वेस्टमेंट बोरोइंग दे दिया, टोटल रिसीट दे दिया, टोटल एक्सपेंस, जैसा कुछ इन्होंने डेटा दे दिया। इन्होंने एक्चुअल फिगर तो लिख दिए, यहाँ पे एक्चुअल फिगर तो इन्होंने लिख दिया, लेकिन एस्टिमेटेड फिगर लिखना भूल गए, या क्रॉप सही से नहीं हुआ इस इमेज का, एस्टिमेटेड फिगर ये लिखना भूल गए। एक्चुअल फिगर लिख दिए इन्होंने, लेकिन एस्टिमेटेड फिगर लिखना भूल गए। और उन्होंने पूछा क्या, देखो क्वेश्चन कैसे कैसे पूछता है, क्वेश्चन क्या पूछेगा आपको, ये डाटा इंटरप्रिटेशन क्वेश्चन है, आपको एक डाटा दे देगा पूरा का पूरा, किसी बेसिस पे भी डाटा हो सकता है, और नीचे पूछ रहा है द वैल्यू ऑफ रिकवरी ऑफ लोन, तो यहां पे आ गया रिकवरी ऑफ लोन, ये रहा 18,361 है इस साल एक्चुअल। तो जो प्लान किया था उस ईयर का दिया हुआ नहीं है, 2021 का डेटा दिया हुआ नहीं है, तो कह रहा है कि लोन बढ़ गया या घट गया। तो रिकवरी ऑफ लोन जो है, मान लो पहले 20,000 रहा होगा, तो 18 से जो 20 बढ़ा है या घटा, आप नहीं 18 से नहीं, जो आपने एस्टिमेट किया था ना वो 20 है, तो 20 से 18 हो गए, घट गया, 17 होगा मान लो तो बढ़ गया। तो आप देखो कि आपने सोचा कितना था और आपका है कितना, और वो बढ़ रहा है या घट रहा है, तो आप माइनस करके देख लो। लेकिन अगर आपको परसेंटेज में पूछ ले, एक तो नंबर है पूछ लिया, एक्चुअल्स में पूछ लिया आपकी भाई नंबर है बता दो, लेकिन यही सेम चीज परसेंटेज में भी पूछा सकता है। मान लो कोई चीज 50 है फिर बढ़ के 60 हो गई, तो बताओ ये कितने नंबर से बढ़ा, 10 नंबर से बढ़ा। कितने परसेंटेज बढ़ा, तो जी 20% बढ़ा। तो ये चीज परसेंटेज में भी आपको निकालने को आ सकता है, और मैं बिफोर एग्जाम क्वेश्चन में आपकी प्रैक्टिस करा के भेजूंगा, तो आप बिल्कुल भी उस चीज की टेंशन ना लो। ओके, तो ये क्वेश्चन इनकम्प्लीट था, मिसिंग था, तो मैं बात करूंगा नहीं इसके ऊपर। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 55 से 60, तो ये जो 55 से 60 है, ये जो क्वेश्चन है क्लास फ्रॉम 55 टू 60 क्वेश्चंस, ये बेसिस है एक पैराग्राफ के। तो हम एक पैराग्राफ पढ़ेंगे और बाकी के जो क्वेश्चंस के आंसर जो है उस पैराग्राफ के बेसिस पे हमें देना है। तो ये पैराग्राफ क्या कहता है, इंडिया पोस्ट 1990, इन्होंने पोस्ट 1990 बोला है, 1990 के बाद से India's post 1990 economic strategy entail 3 important breaks with the past, यानी कि जो पहले चलता हुआ आ रहा था, जो पास्ट के रूल रेगुलेशंस थे, उसमें इन्होंने 3 बदलाव करे। 3 ब्रेक्स, 3 बदलाव इन्होंने क्लास पास्ट के रूल रेगुलेशन में करे। वो 3 बदलाव कौन कौन से थे? सबसे पहला, टू डिसमेंटल द वास्ट नेटवर्क ऑफ कंट्रोल एंड परमिट दैट डोमिनेटेड द इकोनॉमिक सिस्टम। जो कंट्रोल सरकार के पास था उसे डिसमेंटल कर दिया, मतलब उसको तोड़ दिया या टुकड़े टुकड़े कर दिया, आप कह लो, उसको खत्म कर दिया। पहले क्या हो रहा था, 1991 से पहले सरकार सारी चीजें डोमिनेंस रोल में थी, सरकार सब चीज अपने पास रखती थी, ये काम हम करेंगे, इस सेक्टर में बिजनेस हम करेंगे, इस सेक्टर में भी हम करेंगे, प्राइवेट सेक्टर एंटर नहीं कर सकता, इतनी सेक्टर फिक्स है सरकारी कंपनीज के लिए, ऐसी चीजें होती थी। लेकिन क्लास 1991 में जब रिफॉर्म्स आया, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, किसके द्वारा रिफॉर्म्स क्लास आया गया था? उस टाइम प्राइम मिनिस्टर कौन थे? पीवी नरसिम्हा राव। और कब आया था? जुलाई 1991। और क्लास प्राइम मिनिस्टर कौन थे? क्लास
प्राइम मिनिस्टर थे पीवी नरसिम्हा राव, और फाइनेंस मिनिस्टर कौन थे? डॉक्टर मनमोहन सिंह। इनकी जो है वो पॉलिसी थी बेसिकली, जो इन दोनों की मिलके पॉलिसी थी रिफॉर्म्स लेके आने की। तो इन्होंने वो चीजें खत्म कर दी, ठीक है। दूसरी चीज क्या किया? टू रीडिफाइन द रोल ऑफ द स्टेट। स्टेट का मतलब है गवर्नमेंट, यहाँ पे सरकार का रोल रीडिफाइन किया कि सरकार का क्या रोल है। एज अ फैसिलिटेटर, सरकार फैसिलिटेट करेगा, हेल्प करेगा बिजनेस ग्रो करने में, ट्रांजेक्शन्स, एंड एज अ क्लास न्यूट्रल रेगुलेटर रेदर देन अ प्राइमरी प्रोवाइडर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो सरकार क्या करेगा? हेल्प करेगा, कंपनीज को ग्रो करने में मदद करेगा, वो प्राइमरी गुड्स एंड सर्विसेज सप्लाई नहीं करेगा वो। टू मूव अवे फ्रॉम क्लास रेजाइम, क्लास एक ऐसा दौर, रेजाइम में वो दौर है ऑफ द इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन, एंड टू इंटीग्रेट फुल्ली विद द ग्लोबल ट्रेडिंग सिस्टम। और हम पूरी तरीके से क्लास ग्लोबल ट्रेडिंग सिस्टम में जुड़ जाएंगे, यानी कि पूरी तरीके से क्लास हम ग्लोबली बिजनेस करेंगे, वर्ल्ड का साथ देंगे और सब लोग मिलके काम करेंगे, हम लोग क्लास कंपटीशन को ओपन करेंगे कुल मिला के। ओके, द 1991 रिफॉर्म्स अनलीस्ड। बड़ा अनलीस्ट का मतलब होता है कि एक तरीके से धक्का देना, स्ट्रॉन्ग फोर्स लगाना। द एनर्जाइजेस ऑफ इंडियन एंटरप्रेन्योर्स, यानी कि 1991 जो है वो इंडियन एंटरप्रेन्योर्स के लिए बहुत अच्छा था, उनको मौका मिला, बहुत सारी चीजें जो है वो अनरेगुलेट कर दी गई, बहुत सारी चीजें जो है वो क्लास लाइसेंस खत्म कर दिया गया। तो प्राइवेट सेक्टर को क्या मिला? काफी ज्यादा उछाल मिला, फायदा मिला। एंड गेव अनटोल्ड चॉइस ऑफ टू द consumers and change the face of the Indian economy. The reform agenda constituted a paradigm shift. बड़ा पैराडाइम शिफ्ट का मतलब क्या होता है कि ऐसी कोई विचार धारणा जो पहले से लोग लगा के बैठे थे, लेकिन अब बाद में बच रहा नहीं यार, वो चीज़ तो अलग है, अब उसको चेंज करना पड़ेगा। जैसे क्या होता था कि पहले हम सोचते थे कि नहीं, सरकार सारी चीज़ें अपने हाथ रखेगी तो वो अच्छा है, सरकार के पास पैसा है, सरकार सोशल वेलफेयर का काम कर रही है, सरकार सारी चीज़ों को अपने हाथ में रखे। लेकिन बाद में क्या हुआ? एक पैराडाइम शिफ्ट हुआ, लोगों को लगा नहीं यार, हम प्राइवेट कंपनी को रोल देंगे, प्राइवेट कंपनी का रोल बढ़ाएंगे, कॉम्पिटिशन पहले हम रोकते थे, अरे यार बाहर से मत आके हमारे डोमेस्टिक प्रोड्यूसर कॉम्पिटिशन मत दो, बट अब ओपन कर दिया कि आओ यार कॉम्पिटिशन दो। तो होता क्या, समय के साथ चीज़ें चेंज होती हैं। पहले समय ऐसा था, हम सोचते थे नहीं प्राइवेट को रोल मत दो, लेकिन अब क्या है क्लास, प्राइवेट का रोल धीरे धीरे बढ़ रहा है, हर चीज़ का प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, आप देख ही रहे हो। तो यानी कि कहीं ना कहीं पैराडाइम शिफ्ट करने का एजेंडा था, एंड हैज डिफाइंड द ब्रॉड क्लास कॉन्ट्रस्ट ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसी मेकिंग फॉर 3 डेकेड्स। लगभग 30 ईयर्स तक का ये क्लास है आपका, 1990 से आप हिसाब लगा लोगे तो 2020 तक, तो लगभग 30 ईयर्स का ये आपको 3 डेकेड्स तक का चेंजेस मिलेगा। लिबरलाइजेशन वॉज अडॉप्टेड एज अ गाइडिंग प्रिंसिपल ऑफ गवर्नेंस। सरकार जो भी कुछ काम कर रही है दैट इज कॉल्ड गवर्नेंस, एंड ऑल गवर्नमेंट सिंस 1991 हैव ब्रॉड स्टक टू दैट प्लान। देखो मेन जो सरकार का मुद्दा है वो है क्लास लिबरलाइजेशन का। न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी में भी जो 3 कंपोनेंट्स थे उसमें सबसे मेन कंपोनेंट जो है वो है लिबरलाइजेशन का। टुडे वी डू नॉट नीड अ पैराडाइम शिफ्ट। आज की जरूरत नहीं है, ये पैराडाइम शिफ्ट जो है वो आज नहीं चाहिए। 1991 में जो हो गया आप उसे दोबारा दोहरा नहीं सकते। वी नीड टू लुक एट इंडिविजुअल सेक्टर, हमें हर एक सेक्टर के ऊपर ध्यान देना है, एंड सी विच वन ऑफ दीज नीड रिफॉर्म्स टू बी क्रिएट अ कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट एंड इंप्रूव एफिशिएंसी। द पावर सेक्टर, द फाइनेंशियल सिस्टम, द गवर्नमेंट स्ट्रक्चर, गवर्नेंस स्ट्रक्चर, एंड इवन एग्रीकल्चर मार्केटिंग नीड रिफॉर्म्स। तो यार जिस जिस सेक्टर में हमें रिफॉर्म चाहिए हम सिर्फ उन्हीं सेक्टर को पिक करेंगे। और पहले क्या था, कंप्लीट इकोनॉमी में रिफॉर्म्स आया था। टुडे रिफॉर्म्स आल्सो रिक्वायर मच मोर डिस्कशन एंड क्लास। आज कोई भी रिफॉर्म्स लाना होना तो बहुत सारे लोगों के साथ, इवन हमारे जो कॉम्पिटिटर्स हैं, अलग अलग बिजनेसमैन हैं, अलग अलग कंट्री है, अलग अलग यूनियन है, अलग अलग कंट्री के इकोनॉमिक यूनियन बने हुए हैं, इवन क्लास अलग अलग बिजनेसेस के भी यूनियन बना हुआ है, और जो हमारे विपक्षी पार्टी है उनके साथ भी हमें कंसल्ट करना पड़ेगा, अलग अलग डिपार्टमेंट है। तो टुडे रिफॉर्म्स आल्सो रिक्वायर मच मोर डिस्कशन एंड क्लास कंसेंसस बिल्डिंग, यानी सबकी सहमति एक ही रखनी है तभी हम कोई काम डिसीजन ले पाएंगे। द सेंट्रल गवर्नमेंट नीड्स टू वर्क इन टेंडम विद स्टेट गवर्नमेंट। तो सेंट्रल गवर्नमेंट को स्टेट गवर्नमेंट के साथ काम करना पड़ेगा और कंसल्ट डिफरेंट स्टेक होल्डर्स। स्टेक होल्डर्स मतलब समझ लो शेयर होल्डर्स जैसा, जिन जिन के लोगों का इंटरेस्ट है, एंड इम्पैक्टेड बाय द रिफॉर्म्स डिसीजन। टाइमिंग एंड सीक्वेंसिंग आर क्रिटिकली मोर इंपॉर्टेंट इन न्यू रिफॉर्म एजेंडा। तो अब कोई भी रिफॉर्म्स अगर आता है तो उसमें टाइमिंग का और सीक्वेंसिंग का, यानी कि स्टेप्स कि कौन सा स्टेप पहले लेना है, कौन सा बाद में, और टाइमिंग कब लेना है, ये एक बड़ा महत्वपूर्ण एजेंडा बन जाता है। चलो बहुत कुछ तो पढ़ लिया। कई बार क्या होता है कि आपको क्वेश्चन पहले पढ़ना होता है फिर पैराग्राफ पढ़ना होता है, कई बार आप पैराग्राफ पढ़ते हो फिर क्वेश्चन पढ़ते हो फिर दोबारा पैराग्राफ पढ़ते हो, क्योंकि इसमें पैराग्राफ से आंसर निकालना करेक्ट इतना इजी नहीं होता, आपकी प्रैक्टिस चाहिए। तो प्लीज़ आपके 11th में भी होगा क्लास कॉम्प्रिहेंशन,
यानी कि आपने पैराग्राफ पढ़ के आप 12th में भी इंग्लिश में भी तो है ही, आपको वही सेम चीज़ है, आपको कंप्लीट एक टॉपिक पे एक मुद्दे पे उठा के बोलेगा, आपको उसे पढ़ के समझ के आपको रेस्ट सारे आंसर देने। तो यहाँ पे 6 क्वेश्चन के आंसर ध्यान समझना 55-60 तक। अकॉर्डिंग टू द गिवन टेक्स्ट डैश वाज अडॉप्टेड एज अ गाइडिंग प्रिंसिपल ऑफ द गवर्नेंस। गाइडिंग प्रिंसिपल कौन सा था? मॉडर्नाइजेशन, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। तो आप देखो यहाँ पे लाइन देखो, मैं आपको दिखाता हूँ, पहले मैं सारा डिलीट करता हूँ अदरवाइज आपको कंफ्यूजन होगा। ठीक है, सारा आंसर इसी के अंदर है। देखो जरा, आप लोगों को जिनको दिक्कत होती है ना केस स्टडी में, ध्यान समझो, आप ही के लिए मैं बहुत टाइम ले रहा हूँ इस पे, इतना टाइम लगता नहीं है इस पे। लिबरलाइजेशन वाज अडॉप्टेड एज अ गाइडिंग प्रिंसिपल, तो सीधी सी बात है, साफ साफ तो मैं आंसर दिया हुआ है कि लिबरलाइजेशन जो है वो गाइडिंग प्रिंसिपल है। जितना पैराग्राफ अच्छे से पढ़ोगे उतना आप क्वेश्चन का आंसर दे पाओगे। 1991 was landmark movement in India's post-independence history as the change in nature of economy in fundamental ways। तो इन्होंने इकोनॉमी, जो पूरी इकोनॉमी का नेचर है, फंडामेंटली क्लास उसको क्या किया, अफेक्ट किया, उसको चेंज किया। तो स्टेटमेंट तो ठीक है बिल्कुल। आगे लिखा, इंडिया इकोनॉमिक स्टैब्लिशमेंट लॉन्च अ मल्टी प्रोलोंग रिफॉर्म्स एजेंडा टू रिपेयर इंडियाज मैक्रो इकोनॉमिक बैलेंस शीट एंड इग्नाइट ग्रोथ। तो सीधी सी बात है क्लास, जो स्लो ग्रोथ था उसको मैनेज करने के लिए रिफॉर्म्स लाया गया, उससे इकोनॉमी का ग्रोथ हुआ, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स का हमारा एजेंडा था। तो दोनों स्टेटमेंट ठीक है, इसमें कोई गलती नहीं है। सो 56 का ए ऑप्शन इज ट्रू। 57, India pre-1990 economic strategy dismantle the vast network of control and permit that dominated economic system। तो जरा हम देखते हैं क्लास, ये लाइन कहाँ लिखी गई है। इंडिया 1990 इकोनॉमिक सिस्टम। बड़ा एक चीज देखो, ये पोस्ट 1990 लिखा हुआ है, पोस्ट 1990 डिसमेंटल द वास्ट नेटवर्क कंट्रोल, ये 1990 के बाद हुआ। लेकिन यहाँ क्या लिखा है क्लास, यहाँ पे 56 में नहीं 57 है। इंडिया प्री 1990 इकोनॉमिक स्ट्रेटजी डिसमेंटल नहीं करता है। प्री 1990 से पहले तो सारी चीजें अपने हाथ में थी, तोड़ा कब? पोस्ट 1990। तो ये प्री लिखा तो ये गलत है। और असर्शन रीजन में अगर पहला गलत है तो हमेशा ऑप्शन नंबर जो है डी, 57 का जो डी ऑप्शन है वो करेक्ट होगा। अगर पहला गलत है तो जाहिर सी बात है डी ऑप्शन करेक्ट है, क्योंकि क्या लिखा है इसमें, असर्शन ए इज फॉल्स, ए फॉल्स, और ऑब्वियस आर ट्रू होगा। The 1991 reforms unleashed, ठीक है, unleashed the energized, strong energized, यानी कि फायदा हुआ किसको? इंडियन एंटरप्रेन्योर्स को, एंड गेव अनटोल्ड चॉइस टू कंज्यूमर्स, एंड कंज्यूमर को चॉइस मिला, आपको जहां से लेना वहां ले लो, प्राइवेट बहुत सारी फर्म्स है, जहां से लेना वहां से लो क्लास, एंड चेंज द फेस ऑफ द इंडियन इकोनॉमी, और इंडियन इकोनॉमी के फेस को चेंज किया। सो इसका डी ऑप्शन जो है 57 का करेक्ट है। इन द लाइट ऑफ द गिवन टेक्स्ट एंड कॉमन नॉलेज, अपनी कॉमन नॉलेज से बताओगे जो द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट, कौन सा इनकरेक्ट है आपको बताना है। A severe balance of payment problem ट्रिगल इन एक्यूट इकोनॉमिक क्राइसिस 1991। तो सीधी सी बात है, बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है नेगेटिव था, तो 1991 में उसको ठीक करने की बात की गई एलपीजी से। इन 1991 द इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल लीडरशिप लॉन्च अ मल्टी प्रोलोंग रिफॉर्म्स एजेंडा टू रिपेयर द मैक्रो इकोनॉमिक सिचुएशन ऑफ द नेशन। तो पूरे नेशन को रिपेयर करने की बात की गई 1991 में, बिकॉज 1991 में एक्चुअली बहुत ज्यादा समस्या थी, महंगाई बढ़ रही थी पीक लेवल पे, कर्जा बहुत ज्यादा था, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व कम हो रहा था, बीओपी नेगेटिव में जा रहा था, इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा बढ़ गया था, डेट हमारे ऊपर बहुत ज्यादा था, है ना, रोजगार नहीं था। तो 1991 में क्लास मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर को ठीक किया। इन पोस्ट 1991 सिचुएशन द स्टेट वाज गिवन रोल ऑफ प्राइमरी रेगुलेटर। बेटा पोस्ट 1991 नहीं, प्री 1991। 1991 से पहले जो सरकार था, स्टेट मतलब क्लास जो गवर्नमेंट है, उसको प्राइमरी रोल दिया गया था 1991 से पहले, यानी 1950 के बाद से सरकार हर चीज अपने हाथ में रखती थी। 17 इंडस्ट्री हम करेंगे, 12 हम करेंगे क्लास, बाकी जो बच्चे क्या, फिर बड़ी बड़ी इंडस्ट्री सब कुछ तो आपने ले लिया। तो इसीलिए क्लास ये पोस्ट 1991 में नहीं हुआ, प्री 1991 में है, तो ये गलत है सी ऑप्शन। पोस्ट पैंडेमिक इंडिविजुअल सेक्टर शुड बी लुक्ड क्लोजली। तो पैंडेमिक के बाद से जो इंडिविजुअल सेक्टर है उसको ध्यान से देखना चाहिए, मतलब कि आपको थोड़ा देखना चाहिए कि उनको क्या क्या कमियां हो रही हैं, एम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट, बेसिक नीड मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, सेक्टर्स दैट नीड रिफॉर्म शुड बी आइडेंटिफाइड एंड करेक्ट। तो अब क्या है क्लास कि आपको पूरे देश में कोई रिफॉर्म्स लागू नहीं करना, एक पर्टिकुलर सेक्टर को उठाना है और उस सेक्टर को ठीक करने के लिए काम करना है। तो इसमें जो गलत स्टेटमेंट है ऑब्वियसली सी है, बाकी सारे करेक्ट है। टाइमिंग एंड सीक्वेंस आर क्रिटिकली इंपॉर्टेंट। बेटा ये तो अभी लास्ट में ही हमने पढ़ा था, ये कहीं मुझे याद आ रहा है, बिल्कुल लास्ट में हमने पढ़ा था, ये रहा, टाइमिंग एंड सीक्वेंसिंग आर क्रिटिकली मोर इंपॉर्टेंट न्यू रिफॉर्म एजेंडा। तो अब टाइमिंग एंड सीक्वेंसिंग ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो सही है क्लास यहाँ पे। 59 था ना ये, हाँ ये सही है क्लास। पोस्ट पैंडेमिक रिफॉर्म्स इंडियन रिक्वायर अ पैराडाइम शिफ्ट। जो पोस्ट पैंडेमिक रिफॉर्म है, पोस्ट पैंडेमिक रिफॉर्म बेटा पैराडाइम शिफ्ट नहीं चाहिए, ये पहले चाहिए था, अब पैराडाइम शिफ्ट की जरूरत नहीं है। और ऐसा क्वेश्चन में लिखा गया, मैं दिखाता हूं क्लास आपको। टुडे
मच क्लास यहाँ पे अब कहाँ लिखा ये रहा, हाँ, टुडे वी डू नॉट नीड अ पैराडाइम शिफ्ट, अब हमें पैराडाइम शिफ्ट की जरूरत नहीं है। सो क्लास यहाँ पे ऑप्शन आपको समझ आ गया ना, तो 59 का ये सही है, ये गलत है, तो 1 ट्रू, तो सी ऑप्शन करेक्ट है इसका, 1 ट्रू एंड आर सेकंड स्टेटमेंट इज फॉल्स। द 1991 रिफॉर्म रिलीज द वाइटलिटीज ऑफ इंडियन बिजनेस पर्सन, तो 1991 का जो रिफॉर्म्स है उसने कहीं ना कहीं बिजनेस पर्सन को फायदा पहुंचाया, उनका रूल बढ़ाया, करेक्ट है। द रिफॉर्म एजेंडा, the reform agenda establish a paradigm shift and define the reform से paradigm shift हुआ, define the outline of economic policy making years to year come, तो क्लास आगे की पॉलिसी बना दी, आउटलाइन बना दिया कि आगे जो है वो बिजनेसमैन को क्या क्या काम करना है, उनका क्या क्या रोल रहेगा, मतलब प्राइवेट का जो रोल है वो बढ़ा दिया, पब्लिक का रोल जो है वो कम कर दिया, यही तो होता है प्राइवेटाइजेशन। तो स्टेटमेंट दोनों ठीक है और ये करेक्ट रीजन भी है इसका, इसी चीज को क्लास ये एक्सप्लेन कर रहा है। सो ये जो स्टेटमेंट है वो बिल्कुल ट्रू है, तो इस क्वेश्चन को ऑप्शन नंबर ए जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। ओके, तो यहाँ पे क्लास हमने कवर किया पूरे 60 क्वेश्चन जो सीबीएसई के सैंपल पेपर में थे। यार घबराया मत करो किसी भी एक पर्टिकुलर असर्शन रीजन से, इतना क्यों टेंशन लेते हो, जब आप क्वेश्चन का आपको ऑप्शन भी है, आपको थर्ड पैराग्राफ में थर्ड सेक्शन में 2 पैराग्राफ है, 12 क्वेश्चन से 12 में 10 करना है, तो जो 2 टफ लगेगा छोड़ देना यार, जरूरी थोड़ी ना है कि तुम्हें सारे करने हैं, हर सेक्शन में ऑप्शन है, फिर एक क्वेश्चन तुम गलत करने का मौका भी तुम्हारे पास है, तो स्ट्रेस ना लो, 1-2 खराब क्वेश्चन के चक्कर में ना सब्जेक्ट को खराब मत करो, क्वेश्चन तो 1-2 टफ आएंगे ही आएंगे। अभी जो ये 12th है इसमें तो बच्चे फिर भी बराबर नंबर ले आते हैं, आप आगे जब जाओगे कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन में तो 60, जो यूपीएससी की बात कर लो यार, 60% तो खैर आते नहीं, 55-60% वाला बंदा भी, लगभग 55% लाने वाला बंदा भी जो है वो रैंक लेके आ जाता है। तो मतलब आगे धीरे धीरे गलतियां होंगी, आप परफेक्ट नॉलेज नहीं ले सकते, तो टेंशन ना लो, मैं ये नहीं कह रहा छोड़ दो, बिल्कुल नहीं, उस लेवल पे छोड़ नहीं सकते आप, 12th लेवल पे मेहनत करो अच्छे से, जरूर क्लास निकलेगा, कोई ना कोई गलती अगर रह जाती है तो ऑप्शन है आपके पास, अगर लग रहा है कि मुश्किल है तो ऑप्शन है, बट चैप्टर पूरा का पूरा करो, एमसीक्यू ज्यादा से ज्यादा बनाओ, ज्यादा ज्यादा प्रैक्टिस करो, प्लेलिस्ट के अंदर जाके देखो चैप्टर वाइज एमसीक्यू बना रखे हैं मैंने, उससे ज्यादा से ज्यादा अटेम्प्ट करो, ये एक बार जो आपने पढ़ाई से दोबारा देखना कि दोबारा, एक बार चलो गलती हो गई सुधार लो, अगली बार गलती नहीं होनी चाहिए, एक बार गलती हो गई ठीक है सुधार लो, अगली बार गलती नहीं होनी चाहिए बस, ठीक है। दुनिया की सबसे बड़ी गलती कौन सी है, जो आप दोहराते हो, पहली बार गलती करना इट्स ओके, रिपीट नहीं करना मिस्टेक्स को। ओके, टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।